आज भी हम मुंबई बंद कर सकते 10 मिनट में। ये तो धमकी है सर। हाँ समझ लो धमकी है, उसमें क्या है। रुको जरा, सबर करो। आपके आने से पहले संजय राउत जी यहाँ थे, उन्होंने कहा कि हम अगर अभी भी चाहें तो 10 मिनट में पूरी मुंबई बंद कर देंगे, ये हमारी ताकत है। देखिए पहली बात तो गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग हम है नहीं। दूसरा, अगर आपकी ताकत इतनी थी तो आपने चैलेंज दिया था कि जिस समय एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आएंगे हम उनको एंट्री नहीं करने देंगे। एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आए, बकायदा 50 एमएलए के साथ आए, तब तक सत्ता में थे। इसी मुंबई के रास्ते से हम चलते हुए राजभवन गए, हमने सरकार स्थापित की। मुंबई बंद करना छोड़ दीजिए, इनके घर के आजू बाजू भी बंद नहीं करना। भाव 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 उद्धव ठाकरे की पार्टी को चारों खाने चित करने के बाद संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है कि वो 5-10 मिनट के अंदर पूरी मुंबई को बंद करा सकते हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। और इस बात पर मजे लेते हुए और चुटकी लेते हुए देवेंद्र भाऊ ने बड़े अच्छे से उन्हें लताड़ दिया। और क्या कुछ खास हुआ इस पूरी वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। जहां तक मराठी मेयर का सवाल है, उसमें पहली बात तो आप सीक्वेंस को समझ लीजिए कि जिस समय मीरा भाईंदर में कृपा शंकर सिंह जी को सवाल पूछा गया कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर कब बनेगा, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि आप उतने चुनकर आओगे तो बनेगा। तो यहाँ मुंबई में ऐसे सुनामी आ गई और हमारे उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के लोग मानो उत्तर भारतीय कहीं पाकिस्तान से आए या अरबस्तान से आए, इस प्रकार से यहाँ पर चिल्लाने लगे। लेकिन उनका पर्दाफाश कब हुआ, जब एमआईएम के एक नेता ने यह कह दिया कि मुंबई की मेयर कोई बुरके वाली बनेगी। तो मैं ध्यान दे रहा था कि भाई अब उत्तर भारतीय नहीं चलता तो इनको बुरके वाली कैसे चलेगी। तो मैं ध्यान दे रहा था कि अब ये तो कूदेंगे जोरों से, काटो तो खून नहीं। इनके मुंह पर ताला लग गया। सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले लाउड स्पीकर, बोलने कोई तैयार नहीं, उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। तो घूम फिर के इमोशनल मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। मैं आपका कल का एक भाषण देख रही थी, उसमें आपने कहा कि देखिए ये दोनों भाई गए नासिक में जाकर के, उन्होंने बोला हिंदुओं की बात की, पर मुंबई में आकर के हिंदू की बात नहीं करते हैं। उद्धव मामू आप उनको बुलाते हैं। बीजेपी का एक वीडियो चल रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो पूरे मुंबई का रंग हरा हरा होता जा रहा है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। क्यों मुंबई के बीएमसी के जो सड़क पानी मीटर का चुनाव होना चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की क्या जरूरत है। प्रॉब्लम क्या है कि आप हमारा भाषण की शुरुआत ही देखते हैं। पूरा भाषण अगर आपने हमारा देखा तो ये सवाल ही आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का जो भाषण होता है 95% केवल और केवल डेवलपमेंट पे मैं बात करता हूँ। 95% प्रोजेक्ट पे क्या किया है, क्या करने वाला। 5% मुझे जवाब देना पड़ता है। अगर जवाब नहीं देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन मैंने तो एक चैलेंज दिया यार, शायद आपने सुना नहीं होगा, मैंने चैलेंज ये दिया है कि उद्धव ठाकरे जी का डेवलपमेंट पे एक भाषण आप सुना दीजिए और मेरे से 5,000 रुपए ले जाइए। पहले मैंने 1,000 रुपए रखा था, भाषण नहीं आया, फिर 2,000 किया, भाषण नहीं आया, फिर 3,000 किया, अब मैं 5,000 तक पहुंचा हूं। 5,000 तक मैं पहुंचा, फिर भी उद्धव ठाकरे जी का डेवलपमेंट पे एक भी भाषण नहीं आया। नहीं तो आप किस चीज का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वो मुंबईकर का मुद्दा उठा रहे हैं तो आप उसके जवाब में हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, उसका जवाब। देखिए हिंदुत्व और मराठी ये अलग नहीं हो सकता, वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम मराठी और मुस्लिम अलायंस तैयार करेंगे। इसका ये जवाब है कि भाई मराठी को आप हिंदुत्व से अलग नहीं कर सकते। मराठी आदमी भी तो हिंदू है ना, उसमें भी तो हिंदुत्व है ना। हम सब हिंदुत्ववादी, हम सब मराठी है, वो अकेले थोड़ी मराठी है। मैं कहा राजस्थान से थोड़ी आया, मैं कहीं गुजरात से थोड़ी आया हूं, मैं यहाँ कहीं पैदा हुआ हूं, मैं मराठी हूं, कई पुश्तों से मराठी हूं। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि ये जो मामले वो उठा रहे हैं, अब उनकी जो कैसेट है इतनी घिसी पिटी कैसेट है कि वो पुरानी, अगर आपको पता है पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करता था और वो जब कैसेट पुरानी हो जाती तो उससे रील टूट जाती थी, ऐसे अब उनकी टूट रही है। उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अभी अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए नए आदमी ढूंढना चाहिए। कितने दिनों तक संजय राउत की स्क्रिप्ट पर वो बात करेंगे, कितने दिनों तक वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट हमको सुनाएंगे, बदलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपके आने से पहले संजय राउत जी यहाँ थे, मुझे लगा आपकी मुलाकात भी हुई उनसे। उन्होंने कहा कि हम अगर अभी भी चाहें तो 10 मिनट में पूरी मुंबई बंद कर देंगे, ये हमारी ताकत है। अब उनकी ये ताकत सीधी चुनौती आपको है। देखिए पहली बात तो गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग हम है नहीं, इतना दिमाग में रख लीजिए। दूसरा, अगर आपकी ताकत इतनी थी तो आपने चैलेंज दिया था कि जिस समय एकनाथ शिंदे जी मुंबई में आएंगे हम उनको एंट्री नहीं करने देंगे, मुंबई में वो कदम नहीं रख पाएंगे,
मुंबई में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक नाथ शिंदे जी मुंबई में आए, बकायदा 50 एमएलए के साथ आए, इसी मुंबई के रास्ते से, और तब तो ये सत्ता में थे, इसी मुंबई के रास्ते से हम चलते हुए राजभवन गए, हमने सरकार स्थापित की। मुंबई बंद करना छोड़ दीजिए, इनके घर के आजू बाजू भी बंद नहीं कर पाए। इसलिए ये सारी बोलने वाली बात है, ये खत्म हो गया। देखो, जब बाला साहब ठाकरे थे तो उस समय की शिवसेना की ताकत थी कि बाला साहब ठाकरे के एक इशारे पर 2 घंटे में मुंबई बंद गिर सकते थे। अभी इनमें किसी में दम नहीं है। वो अभी बोल के गए कि 15 मिनट में बंद कर दूंगा, इससे पहले आए थे संजय राउत बोल के गए। वो तो दिन भर ऐसे ही बोलते रहते हैं जी। आप लोग, मुझे तो आप लोगों पर तरस आता है कि आप उनकी बातें सुनते हो, हमने तो सुनना ही छोड़ दिया। जितेंद्र जी, एक आरोप लगाकर गए संजय राउत जी कि सिर्फ आपका एक नहीं, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन एक बड़ा आरोप यहां पर उन्होंने ये लगाया कि अभी जो बहुत सारे आपके उम्मीदवार जो निर्विरोध जीते हैं, तो उनको या तो डराया धमकाया जा रहा है या फिर लालच दिया जा रहा है, और 5-5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना नामांकन वापस ले लें। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमारे अनअपोज आए, अगर हम इतनी ताकत हमारे पास थी और हम ये करते, तो सबसे बड़ा चुनाव तो मुंबई का है। मुंबई में एक भी अनअपोज क्यों नहीं हुआ? अनअपोज मेजर कहां हुए? कल्याण डोंबिवली में। और वहां क्यों हुए? वहां 2 ही पार्टियां थी, एक बीजेपी थी, दूसरी शिवसेना थी। बीजेपी की अपनी ताकत वहां पर बहुत बड़ी, और जितनी शिवसेना थी वो पूरी की पूरी शिंदे जी के साथ आई। तो इनको वहां पर कई वार्डों में उम्मीदवार ही नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है पिछले चुनाव में ही 120 में से अगर हमारे बागी पकड़ लिए जाए तो 105 हम थे, तो इसलिए इनको वहां उम्मीदवार नहीं मिले। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि समझ लीजिए मुंबई में नील सोमैया लड़ रहे हैं, किरीट सोमैया जी के बेटे जो वहां से कॉर्पोरेटर है, नील सोमैया लड़ रहे हैं। अब नील सोमैया के यहां पर इन्होंने उम्मीदवार क्यों नहीं डाला? नहीं मिला इनको उम्मीदवार। भाई, कांग्रेस को भी नहीं मिला, शिवसेना को भी नहीं मिला, वहां तो किसी ने वापसी नहीं लेना, वहां तो किसी का, वो तो चुनाव हो रहा है, किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। लेकिन वहां उबाठा का भी उम्मीदवार नहीं है, वहां कांग्रेस का भी उम्मीदवार नहीं, आपको उम्मीदवार ही नहीं मिला। अभी आप इस बात को मान लीजिए कि आपकी पार्टी इतनी नीचे गई है कि आपके उम्मीदवारी लेने को लोग तैयार नहीं है, इसलिए हमारे निर्विरोध चुनकर आए। उन्होंने इंडिपेंडेंट को तो अपना दिया है ना सपोर्ट, वहां पे उबाटा ने वो तो इंडिपेंडेंट ठीक है। को अपना सपोर्ट अरे दिया भाई, है। सवाल वो नहीं। तो बार-बार जैसे राहुल नार्वेकर जी जो हैं, उनके कई सारे रिलेटिव्स लड़ रहे हैं। एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि जब जैसे ही मैं खड़ी हुई वैसे ही मेरे को लोग आकर के मेरे घर पे धमकाने लग गए, पुलिस का प्रोटेक्शन देना पड़ा आपको उनको। और वो कह रहे हैं ना कि लोग जो खड़े भी हो रहे हैं, आप उनको भेज करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ रहा है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताता हूं। ऐसे 2 लोगों ने आरोप किया। अभी ये जो 2 लोग हैं ना, अगर आप वास्तविकता जाकर देखेंगे, उनका डिपॉजिट भी नहीं बचने वाला, ऐसे लोग हैं। जब आप नागपुर से मुंबई आए थे पहली दफा चीफ मिनिस्टर बनकर, मुझे याद है हमने आपका सीएम बनने से ठीक पहले इंटरव्यू किया था, आप में एक आइडियोलॉजिकल सिंसियरिटी, एक कमिटमेंट थी कि भाई कुछ भी हो जाए मैं पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मैं उस वक्त जो आपने बातें बोली, मैं यहाँ पे आने से पहले सुन रहा था इंटरव्यू आपका पुराना, और उससे अब अगर तुलना करता हूं तो लगता है कि उस देवेंद्र फडणवीस और इसमें फर्क यह है कि ये पावर एट ऑल कॉस्ट की, ठीक है काम तो तब करूंगा अगर पावर में होऊंगा, साम दाम दंड भेद, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कहां पे कौन किसके साथ है, कहीं पे आप ही के लोग, हालांकि आपने अपोज किया, कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ भी कर रहे हैं। तो ये आप फर्क पाते हैं, एक आइडियोलॉजिकल सिंसियरिटी और कमिटमेंट एंड नो कॉम्प्रोमाइज फॉर पावर वर्सेस कुछ भी चलेगा बस पावर में बैठना जरूरी है। देखिए, पहले तो 2 चीजों का मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं। एमआईएम के साथ हमने कभी अलायंस नहीं किया। हाँ, टेक्निकली आकोट के अमरावती जिले के एक छोटी सी नगर पालिका में हमारा प्रेसिडेंट चुनकर आया, नीचे हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए अजीत दादा की एनसीपी के साथ हमने, हमारे पोस्टपोल रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन किया। तब हमारे ध्यान में आया कि उन्होंने एमआईएम के साथ रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो टेक्निकली एमआईएम हमारी भी साथी बन गई। तुरंत हम उसमें से बाहर निकले और इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस हमने दिया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वहां पर भी हमने कांग्रेस से कोई समझौता नहीं किया। जब कांग्रेस के लोग हमारी पार्टी में आ रहे थे तो कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट करके उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया, वो लोग हमारी पार्टी में आए, इसलिए इनके साथ हमने नहीं किया। लेकिन दूसरा जो लार्जर सवाल आपने किया है, उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि 2019 से पहले मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूं, हमारे तत्वों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2019 से पहले इतना ही था कि जो महाभारत मैंने पढ़ी थी वो मुझे पढ़कर पता थी। 2019 में महाभारत की घटनाएं कैसी होती है ये मुझे देखने को मिला, और तब मुझे ध्यान में आया जो कृष्ण ने सिखाया है
कि किस प्रकार से युद्ध को जीता जाता है और युद्ध जितना किस लिए आवश्यक है। और अगर धर्म की स्थापना करनी है तो धर्म युद्ध में कुछ चीजें करनी पड़ती है, वो आप बाकी समय नहीं करते, बाकी समय वो जायज नहीं होती, लेकिन जब धर्म युद्ध होता है तो आपको ऐसा लड़ना ही पड़ता है, वरना आप अगर समाप्त हो जाओगे तो धर्म युद्ध करोगे कहां से। पॉलिटिक्स तो देश के कोने कोने के अंदर है, लेकिन जितनी गंदी राजनीति महाराष्ट्र और बिहार के अंदर हो चुकी है, इतनी गंदी तो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। यहाँ की जो अपोजिशंस है वो जीतने के लिए कुछ भी और कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता में आना है। क्या सही क्या गलत उन्हें कोई मतलब नहीं है और ना उनके लिए कोई चीज़ें मायने रखती हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।